In previous video, we'll discuss about human circulatory system or component of human circulatory system. One of the component which we have studied is blood vessel. In blood vessel, we have studied our blood capillaries, arteries and veins, and difference between arteries, veins and capillary. So in this video, we'll discuss about our next component of blood circulatory system, that is blood. Blood is basically composed of plasma and formed element that is called corpuscles. Blood is our liquid connective tissue and mesodermal in origin, and the pH of blood is 7.4, that is alkaline. The blood is alkaline in nature and the pH is 7.4, or blood is liquid connective tissue or mesodermal in origin. The study of blood is called hematology. हेमाटोलॉजी. ब्लड जो है, ब्लड हमारा कंपोज्ड फॉर्म होती है, या जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज कॉर्पस्कल्स. प्लाज्मा consists of 55% of blood and formed element are comprised 45%. कॉर्पस्कल्स के अंदर हमारा आरबीसी, ठीक है, हमारी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये सब आ जाएगा. पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं और प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं. प्लाज्मा इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड जो इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा में जो हमारा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर जिनको हम आयंस भी बोलते हैं. सोडियम आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन HCO3. ठीक है. जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो भी हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. ठीक है. जो थर्ड पॉइंट हमारा है, जो थर्ड कंपोनेंट, जो हमारे थर्ड सब्सटेंस जो हमारे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, वो है हमारे वेस्ट मटेरियल. हमारे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, NH3 यानी कि अमोनिया हो गया, ये सब भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. जब तक ये जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं और जब तक ये एक्सक्रीट नहीं हो जाते तब तक ये हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, या सिंपली हम इनको प्रोटीन्स भी बोलते हैं. ठीक है. जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, सबसे पहला हमारे पास है सीरम एल्ब्यूमिन. इसको हम नॉर्मली या बेसिकली हम इसको एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं. ये हेल्प करता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी कि जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है हमारा सीरम एल्ब्यूमिन. जो हमारा सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारा सीरम ग्लोब्यूलिन. जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, IG या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स. ये प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, हमारी एंटीबॉडीज को मेंटेन या जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डिजॉल्व गैसेस. जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो भी हमारी प्लाज्मा में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है. हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हमारी ऑक्सीजन हो गई. जो थर्ड हमारा प्रेजेंट होता है वो होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल. जो हमारा यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, ये सब भी हमारे जब तक ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और जब तक ये एक्सक्रीट नहीं होते तब तक ये हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स, यानी कि हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. तो सबसे पहला जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है हमारा सीरम एल्ब्यूमिन. सिंपली अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो हम इसको एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं. ये हेल्प करता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में. ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने में. ठीक है. जो सेकंड और इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो है हमारा सीरम ग्लोब्यूलिन, या फिर इनको हम बेसिकली IGs भी बोलते हैं. हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ, वो भी हमारी प्लाज्मा में, प्लाज्मा का एक कंपोनेंट्स होती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो हमारा है क्लोटिंग प्रोटीन. जो हमारा क्लॉट बनने से, जैसे हमारी कहीं पे इंजरी हो जाती है, जब जहाँ से मतलब
कंटिन्यूसली ब्लड क्या होता रहता है, निकलता रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग होने लगती है, यानी कि हमारे ब्लड में थक्के बनने लगते हैं। तो वो वहाँ पे कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, हमारे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एंटी कोएगुलेंट, यानी कि हमारा एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन जो है वो है हमारा हेपेरिन। नॉर्मली अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, यानी कि हमारे प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लॉटिंग प्रोटीन। तो ब्लड को क्या कर सकते हैं, वो क्लॉट कर सकते हैं, यानी कि ब्लड के थक्के बना सकते हैं। और अगर ऐसा हमारी नॉर्मल बॉडी में हुआ तो बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और जो हमारा जनरल जो हमारा ब्लड है उसके फ्लो को कंटिन्यूस रखने के लिए हमारा एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा में हमारे होते हैं वो रेगुलेटरी सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा हो गया हार्मोन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ठीक है, एंजाइम्स हो गई, और जो हमारे एब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे ग्लूकोज हो गए, वो सब भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा प्लाज्मा के बाद इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट है ब्लड कंपोजिशन, वो है हमारा कॉर्पस्कल्स, यानी कि हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट। जो हमारा ब्लड होता है वो 55% ऑफ प्लाज्मा होता है, और जो हमारे 45% होते हैं उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि जो हमारे कॉर्पस्कल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे आरबीसीज हो गए, हमारे डब्ल्यूबीसी हो गए, हमारे प्लेटिलेट्स हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरबीसीज। आरबीसीज को हम बेसिकली या फिर जनरली हम इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है। जो इनका हमारा साइज होता है वो 7.8 माइक्रोन होता है, और जो इनकी शेप होती है वो हमारी बाई कॉन्केव इस शेप का ये, ठीक है, देखने को मिलता है। ये हमारा न्यूक्लियस। यहाँ पे इस शेप में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है वो है हमारा मैमल्स की आरबीसीज। जो हमारी मैमल्स में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं वो विदाउट न्यूक्लियस होती है, यानी कि ई न्यूक्लियड होती है, उनमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ आरबीसीज, जिसको हम आरबीसी काउंट भी बोलते हैं। 4.5 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। जो हमारा फीमेल्स होती हैं उनमें जनरली हमें 4.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसीज काउंट देखने को मिलता है, और जो हमारा 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर है ये हमारा जनरली मेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आरबीसी काउंट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। तो इंक्रीज होने का कारण ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब हम किसी हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं और हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है, तो क्योंकि हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को मेंटेन करने के लिए हमारे आरबीसी काउंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास आरबीसीज होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, हीमोग्लोबिन होंगे, और वो वहाँ पे क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी करेंगे। ठीक है। जो हमारा आरबीसी रिलीज होता है या जो हमारे प्रोडक्शन होता है आरबीसी, वो एक टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। Erythropoiesis is the process of production of RBCs. ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस जो हमारा प्रोसेस होता है, हमारी जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है, जब हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए जब हम आरबीसी काउंट को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे हमारे प्रोटीन हेल्प करता है, उसका नाम है हमारा एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो है वो हमारा किडनी से क्या होता है, रिलीज होता है। उसके बाद वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, आरबीसी काउंट को इंक्रीज करे, या फिर हमारे जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करे। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर 120 डेज या फिर आफ्टर मैच्योरिटी आरबीसीज का क्या होता है। ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे आरबीसीज हैं उनका जो हमारा प्रोडक्शन है और जो उनका डिस्ट्रॉयमेंट होता है वो सब हमारा क्या होता है, स्प्लीन में होता है। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज या फिर ब्लड बैंक ऑफ सेल, हमारी स्प्लीन। ठीक है।
तो जो आरबीसीज का हमारा प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है वो दोनों ही हमारा क्या होता है, स्प्लीन में होता है। एक बात ये है हमारे पास कि जो हमारा स्प्लीन होता है, जो आरबीसी जब प्रोड्यूस होते हैं वो जब हमारी फीटल स्टेज में जो हमारी आरबीसी प्रोड्यूस होती है वो वहाँ पे स्प्लीन में उनका प्रोडक्शन तब होता है, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी जो हमारे आरबीसी होते हैं वो हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो रही बात है 120 डेज की। आफ्टर 120 डेज जो हमारा सेल होता है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है आरबीसीज की, वो क्या हो जाती है, इंगल्फ सेल क्या खुद को क्या कर लेती है, इंगल्फ बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है खुद को ही क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन तो क्या होती है, हमारी फ्लेक्सिबल होती है आरबीसीज की। उसके बाद जो हमारी उसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे यूज्ड अप बाय बॉडी। जो हमारे प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है, वो क्या कर बॉडी क्या कर लेती है, उनको रीयूज कर लेती है। ठीक है, अब रही बात हीमोग्लोबिन की। जो हमारे हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट है उनका क्या होता है, तो हमारे जो हमारे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो 3 कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास हीमोसायरेडिन। ठीक है, हीमोसायरेडिन हमारा एक आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट है। ये हमारा क्या कर लेता है, ये बॉडी इसको दोबारा क्या कर लेती है, रीयूज कर लेती है। ठीक है, जो दूसरा कंपोनेंट में हमारा हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है वो हमारा बिलीरुबिन। ठीक है, ये एक येलो पिगमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द पेल येलो कलर टू प्लाज्मा। जो हमारे प्लाज्मा का पेल येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, हमारा एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, बिलिरुबिन। थर्ड पॉइंट हमारा है बिलिरुबिन, ये भी हमारा एक येलो पिगमेंट होता है। तो जो हमारा हीमोसायरेडिन है वो तो जो आयरन कंटेनिंग है, ये बॉडी इसको क्या कर लेती है, रीयूज कर लेती है। लेकिन जो हमारे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, इनका बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत जरूरी है। अगर इनका एक्युमुलेशन बॉडी और टिश्यू में होता रहा तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडीज में येलोनेस आने लगती है। और वो येलोनेस या फिर वो येलो जो कंडीशन होती है हमारी बॉडीज की, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम हीमोग्लोबिन को थोड़ा डीप पढ़ें या हीमोग्लोबिन को थोड़ा डीप में देखें तो हीमो और ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दो हमारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम हीमोग्लोबिन को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो जो हीम पार्ट होता है यानी कि वो हमारा आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो हमारा प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो 1 आरबीसी हैविंग 200 to 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एक आरबीसी के अंदर 200 to 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने अभी जो बेसिकली आरबीसी काउंट मेल्स और फीमेल्स के अंदर पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, 4.5 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। यानी कि अगर हमें पूरी बॉडी में या फिर पूरी जो हमारा बॉडी है, जो मेल्स और फीमेल्स है, उसमें अगर हमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 200 और 280 मिलियंस को हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली 5 मिलियन और 4.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने जो हमारे आरबीसीज है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आरबीसी है वो जनरली बॉडी में 12 to 14 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो जनरली बॉडी है वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 12 से 14 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा आरबीसी प्लस हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा डब्ल्यूबीसी।